नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम हाई स्टेक स्टोरी टेलिंग यानी सस्पेंस से भरी कहानियों के धड़कन को समझने वाले हैं। जब किसी कहानी में तनाव अपने एकदम चरम पर होता है तो उसे कागज पर कैसे उतारा जाता है। आइए एक बेहद मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाले एस्केप सीक्वेंस को डिकोड करते हैं और इसके पीछे के रहस्य को समझते हैं। हरमाइनी के इस डायलॉग पर गौर कीजिए। ठीक 10 मिनट की डेडलाइन, ये वो पल है जो पूरी कहानी का सबसे बड़ा रूल सेट करता है। एक ऐसी टिकिंग क्लॉक यानी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जो तुरंत ही एक भारी दबाव पैदा कर देती है। मतलब बिना किसी की नजर में आए सीधे हॉस्पिटल विंग पहुंचना है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है और समय एकदम ना के बराबर। चैप्टर 22 आउल पोस्ट अगेन। ये पर्टिकुलर चैप्टर इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि टेंशन कैसे बिल्ड की जाती है, पेसिंग कैसे सेट होती है और फिर उस टेंशन को शानदार ढंग से रिलीज कैसे किया जाता है। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी मास्टर क्लास अध्याय पर टिका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द टिकिंग क्लॉक यानी समय का वो भारी दबाव। यहाँ समय सिर्फ कोई मामूली डिटेल नहीं है, बल्कि ये कहानी की रफ्तार को भगाने वाला एक लगातार इस्तेमाल होने वाला हथियार है। पहले 10 मिनट की चेतावनी, फिर बचते बचाते 3 मिनट, फिर बस 1 मिनट बाकी और आखिर में रात के 12 बजने में केवल 5 मिनट। ये सिकुड़ता हुआ समय हमें चीख चीख कर बता रहा है कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर गुजरते सेकंड के साथ दाव ऊंचे होते जा रहे हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, बढ़ती हुई बाधाएं, क्योंकि खतरा सिर्फ समय का ही नहीं है। अब देखिए, रास्ता एकदम साफ तो है नहीं। गोल पत्थर की सीढ़ियों से तेजी से उतरना, फिर स्नैपर और फज से बचने के लिए दीवार से बिल्कुल चिपक जाना और फिर पीव से बचने के लिए अचानक एक खाली क्लासरूम में छिप जाना। ये कोई सीधी रेस नहीं है, ये एक स्टॉप एंड गो यानी रुक रुक कर चलने वाला ऐसा खतरनाक खेल है जहां हर कदम पर पकड़े जाने का डर मंडरा रहा है। और यहीं पे पैदा होता है एक शानदार ड्रामेटिक आयरनी का मोमेंट। स्नेप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। उसे लग रहा है कि डिमेंटर्स का चुंबन बस अभी तुरंत दिया जाने वाला है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हैरी जानता है कि सीरियस तो अभी अभी बकबीक पर सवार होकर आसमान में आजाद हो चुका है। बड़ों का ये अहंकार और भागते हुए इन छात्रों की सीक्रेट कामयाबी, इन दोनों के बीच का ये जबरदस्त कंट्रास्ट ड्रामे को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। इस पूरे हिस्से में खतरे का एहसास कराने के लिए जो सबसे बड़ा टूल इस्तेमाल हुआ है वो है आवाज़। सीढ़ियों के नीचे गूंजती आवाज़ें, दूर जाती पैरों की आहटें, आगे से आती पीव्स की डरावनी हंसी। किरदारों को बस इन्हीं आवाज़ों के सहारे रास्ता खोजना है। ज़रा सोचिए, खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, बस सुनाई दे रहा है। सस्पेंस अपने आप दोगुना हो जाता है ना। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, बीटिंग द डेडलाइन यानी आखिरी सेकंड का रोमांच। कहानी अब बिल्कुल अपनी चरम पर है, फिनिश लाइन सामने है और अंदर घुसने के लिए बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं। डंबलडोर बहुत ही शांति से कहते हैं, मैं ताला लगाने जा रहा हूँ। रात के 12 बजने में 5 मिनट है। ये शांत आवाज उस पूरी भागदौड़ के एकदम विपरीत है और ये उस टिकिंग क्लॉक पर एक फाइनल मोहर लगा देती है। हमने कर दिखाया। ये हाफते हुए निकली आवाज आखिरकार एक गहरी राहत देती है। दरवाजा बंद होने और ताला लगने के ठीक पहले ये कंफर्म हो जाता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा। सीरियस बक वीक पर जा चुका है और वो जानलेवा टेंशन अब एक शानदार जीत में बदल चुकी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारा भाग 4 है द फॉल आउट एंड फ्यूरी यानी शांति के बाद आने वाला भारी तूफान। इस एस्केप के बाद कहानी में गजब का इमोशनल शिफ्ट आता है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। नीचे अस्पताल के बिस्तरों पर छात्र घबराहट में चुपचाप बैठे हैं और चॉकलेट खा रहे हैं और उनके ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर गुस्से से भरी भयानक आवाजें गूंज रही हैं। एक तरफ ये डरी हुई सी खामोशी है और दूसरी तरफ एक ऐसा ज्वालामुखी जो बस फटने ही वाला है। सोर्स मटेरियल में स्नैप का ये गुस्सा देखिए, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा है। वो चिल्ला रहा है कि इस महल के अंदर कोई भी जादू से डिसअपियर्ड या गायब हो ही नहीं सकता। विजुअली और ऑडिबली ये आवाज और गुस्से का अचानक हुआ ऐसा विस्फोट है जो स्नैप की टूटी हुई उम्मीदों का सीधा नतीजा है। और फिर बैम, बस एक शब्द, लेकिन ये एक शब्द उन अस्पताल के दरवाजों के जोरदार विस्फोटक तरीके से खुलने का पूरा एहसास करा देता है। अभी अभी जो शांत राहत मिली थी ना, इस एक बैम ने उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। खामोशी टूट चुकी है। इस सीक्वेंस का अंत एक और बेहद शानदार कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट के साथ होता है। स्नेप और फज गुस्से में आग बबूला होकर दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, लेकिन उनके ठीक बगल में डंबलडोर उल्लेखनीय रूप से एकदम शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे डम्बलडोर इस पूरे तमाशे को एंजॉय कर रहे हैं। ये विरोधाभास इस सीन को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। कहा जाता है ना कि जब कोई कैदी भागता है तो सच्चाई सबसे पहली शिकार होती है, और यहां तो ये बात एकदम 100% सच साबित होती है। इस बहुत बड़ी और गुप्त फरारी के तुरंत बाद जो अफरा तफरी मचती है वो देखने लायक है। हर किरदार का अपना नजरिया है और वो जमीनी हकीकत से इस कदर टकराता है कि पूरी स्थिति ही बेकाबू हो जाती है। तो इस पूरे बवाल का जो केंद्र बिंदु है, जहां इस फरारी का सबसे पहला और सबसे जोरदार धमाका होता है, वो है हमारा हॉस्पिटल विंग। अगर हम ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट को देखें तो ये जो तेजी से बदलते डायलॉग्स और घना सा लेआउट है ना, ये हमें तुरंत उस जबरदस्त घबराहट वाले माहौल में खींच लेता है। आप साफ महसूस कर सकते हैं कि स्नैप का दिमागी संतुलन उस वक्त कैसा हिल चुका है। वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। जरा उनके इन शब्दों पर गौर कीजिए, इन्होंने उससे भागने में मदद की है, मुझे पता है। स्नेप गुस्से से सच में पागल हो रहे हैं। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ है और चिल्लाते वक्त मुंह से थूक उड़ रहा है, और वो सीधे हैरी और हरमाइनी पर उंगली उठाते हुए ये इल्जाम लगा रहे हैं। टेक्स्ट में लिखे ये बड़े बड़े अक्षर उनके इस भयानक गुस्से को एकदम बेहतरीन तरीके से दर्शाते हैं। लेकिन तभी एकदम से माहौल बदलता है। डंबलडोर और स्नेप के बीच का अंतर यहां देखने लायक है। जहां स्नेप आग बबूला हो रहे हैं, वहीं डंबलडोर अपनी उस जानी पहचानी शांत और चुभने वाली तार्किक आवाज में कहते हैं कि भाई पिछले 10 मिनट से तो दरवाजे बंद थे। ये एक ऐसा अकाट्य लॉजिक है जो स्नेप की इस पूरी घबराहट को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और इस धमाके का पहला आफ्टर शॉक सीधे पहुंचता है मिनिस्टर फज के पास, जो तुरंत ही अपने राजनीतिक डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं। स्नेप तो अपने लबादे को लहराते हुए गुस्से में बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फज का रिएक्शन वो कमाल है। ये परसेप्शन वर्सेस रियलिटी का एक क्लासिक उदाहरण है। फज को लगता है कि स्नेप का तो भाई दिमाग ही खराब हो गया है और उन्हें बस अखबारों की टेंशन है, लेकिन डंबलडोर वो एकदम असली खतरे को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि डिमेंटर सच में कितने खतरनाक हैं और स्नेप के इस गुस्से की असली वजह आखिर है क्या। सच कहूं तो फज की असलियत यहीं खुलकर सामने आ जाती है। उनकी प्राथमिकताएं एकदम स्पष्ट हैं। उन्हें बस मीडिया और अपनी पब्लिक इमेज की पड़ी है। द डेली प्रॉफिट उनका क्या तमाशा बनाएगा, ब्लैक फिर से कैसे हाथ से निकल गया और ऊपर से एक हिप्पोग्रिफ भी भाग गया। अगर ये सारी बातें बाहर आ गईं तो उनकी जो किरकिरी होगी, फज उस बात से अंदर ही अंदर कांप रहे हैं। लेकिन चलिए, इस पूरी घबराहट का एक अच्छा नतीजा तो निकलता है। फज आखिरकार मान लेते हैं कि डिमेंटर्स पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। खास तौर पर जब उन्होंने एक मासूम बच्चे पर हमला करने की कोशिश की तो वो उन्हें उसी रात वापस आज़्काबान भेजने का ऑर्डर दे देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो स्कूल की सुरक्षा के लिए डिमेंटर्स की जगह ड्रैगन्स लाने का बड़ा ही अजीब सा सुझाव भी दे डालते हैं। और इस सब के बीच बेचारे रॉन की हालत देखिए। ये सीन इतनी लंबी और थका देने वाली रात को एकदम सटीक तरीके से समेटता है। रॉन अचानक नींद से जागते हैं, पूरी तरह उलझन में है कि भाई क्या हुआ। और हैरी वो बस बड़े ही बेफिक्र अंदाज में चॉकलेट खा रहे हैं और रॉन से कहते हैं कि खुद ही पता लगा लो। चलिए अब अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में चलते हैं, जहां इस रिपल इफेक्ट का दूसरा आफ्टर शॉक आता है। लेकिन इस बार ये एक बहुत ही खुशी भरी खबर लेकर आता है। दोपहर का वक्त है। हैरी का ध्यान थोड़ा भटका हुआ है। वो झील के उस पार देख रहे हैं जहां से बीती रात वो मिस्टीरियस टैग आया था। और तभी पसीने से लथपथ और नींद भरी आंखों के साथ हैग्रिड अचानक एक जबरदस्त खबर लेकर वहां आते हैं। बीकी, वो भाग गया, वो आजाद है। मैं रात भर जश्न मनाता रहा। हैग्रिड की ये खुशी एकदम सच्ची और बिना किसी मिलावट की है ना। मजेदार बात यह है कि उन्हें असलियत का कोई अंदाजा ही नहीं है। वो बस ये मान बैठे हैं कि शायद बकबीक ठीक से बंधा नहीं था, और उनकी यही प्यारी सी गलतफहमी एक बहुत ही खूबसूरत जीत का पल बन जाती है। लेकिन ठहरिए, ये रिपल इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका तीसरा और आखिरी आफ्टर शॉक अभी बाकी है, जो इस शान दोपहर को पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। जरा इस अनदेखी सुबह की टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ हैग्रिड जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ बदला लिया जा रहा था। आग बबूला स्नेप ने स्लिदरिन के बच्चों के सामने ल्यूपिन का सबसे बड़ा राज खोल दिया कि वो एक वेयरवुल्फ हैं, और इस एक घटना की वजह से ल्यूपिन को तुरंत और बहुत ही दुखद तरीके से अपना इस्तीफा देना पड़ता है। अभी तक जो कहानी इतनी तेज रफ्तार से भाग रही थी ना, वो यहां आकर एकदम शांत और मायूस हो जाती है। हैरी भागते हुए ल्यूपिन के खुले दरवाजे तक पहुंचते हैं, और वहां क्या है? एक खाली ग्रिंडलों का टैंक और एक पुराना खुला हुआ सूटकेस। ये दृश्य ही अपने आप में एक अजीब सी खामोशी और उदासी का एहसास करा देता है।
और ल्यूपिन, जो हमेशा से हमारे सबसे शांत और समझदार टीचर रहे हैं, वो बस प्यार से मुस्कुराते हैं। वो अपने डेस्क पर रखे पार्चमेंट की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हैरी को मैदान पार करके अपनी तरफ भागते हुए देख लिया था। कोई ड्रामा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक खामोश सी विदाई। और यहीं पर इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने ये बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है कि कैसे एक इतनी बड़ी नामुमकिन सी लगने वाली जीत ठीक उसी पल एक इतनी गहरी और खामोश हार में बदल सकती है। हमारे किरदारों ने सब कुछ दांव पर लगाकर एक जान तो बचा ली, लेकिन उस रिपल इफेक्ट के झटकों ने आखिरकार उनसे उनका सबसे बेहतरीन टीचर छीन ही लिया। सोचने वाली बात है ना कि इस तरह की जीत की असली कीमत आखिर होती क्या है। मैं तुम में से किसी को भी काट सकता था, ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए इस वाक्य के बारे में, सीधे दिल पर लगता है ना। स्रोत सामग्री से लिया गया ये सिर्फ एक साधारण डायलॉग नहीं है, ये उस खौफ, उस खतरे और उस गहरी आत्मग्लानि का प्रतीक है जिससे यह पात्र गुजर रहा है। ये हमें सीधे उस टेंशन वाले माहौल में खींच लेता है जहां एक छोटी सी गलती के बहुत बहुत भयानक परिणाम हो सकते। एक बेहतरीन शिक्षक की विदाई। आइए उन कड़वी सामाजिक सच्चाइयों पर नजर डालें जो एक इतने काबिल और सबके चहेते मार्गदर्शक को अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफे की असली वजह क्या थी। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ बताती है कि सेवेरस स्नेप ने नाश्ते के समय गलती से ये बात फैला दी कि ल्यूपिन एक वेयरवुल्फ है। लेकिन सच में क्या वो वाकई ये गलती थी? बिल्कुल नहीं। पाठ हमें बताता है कि स्नैप ऑर्डर ऑफ मर्लिन न मिल पाने की वजह से कड़वाहट से भरा हुआ था। ये बदला लेने का एक बहुत ही चालाक लेकिन विनाशकारी तरीका था जिसने पल भर में ल्यूपिन का पूरा करियर खत्म कर दिया। और ये ल्यूपिन की प्रतिक्रिया को कितनी शानदार तरह से दिखाता है, एकदम शांत और व्यवहारिक। देखिए, जहां हैरी अपनी उम्र के हिसाब से गुस्से में है, वो चिल्ला रहा है कि ल्यूपिन अब तक के सबसे बेहतरीन टीचर हैं, वहीं ल्यूपिन समाज के इस पूर्वाग्रह को कितनी मैच्योरिटी से स्वीकार कर लेते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित होंगे। उनका ये इस्तीफा किसी हार से नहीं बल्कि अपने छात्रों की भलाई को सबसे ऊपर रखने की भावना से निकला है। सच कहूं तो यही एक सच्चे शिक्षक की पहचान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, विरासत और पहचान, या यूं कहें कि अतीत की वापसी। यहाँ हम एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव देखते हैं जहाँ ल्यूपिन एक टीचर के चोगे से बाहर निकलकर अतीत के एक प्यारे दोस्त की भूमिका में आ जाते हैं। ये वो पल है जहाँ सारी कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं। ल्यूपिन सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं है, वे हैरी के पिता जेम्स पॉटर के सबसे करीबी दोस्तों में से एक रहे हैं। स्रोत सामग्री इस गहरे जज्बाती रिश्ते की पुष्टि करती है। याद है ना, जेम्स पॉटर का एनिमेगस रूप एक बारहसिंगा था जिसकी वजह से उन्हें प्रोंग्स नाम मिला, और जब हैरी अपना पैट्रोनस बनाता है तो वो भी एक बारहसिंगा ही होता है। ये कोई इत्तेफाक या सिर्फ जादू नहीं है, ये एक पूरी विरासत है जो पिता से बेटे तक पहुंची है, और ल्यूपिन इस बात पर मोहर लगाकर हैरी को सीधा उसकी जड़ों से जोड़ देते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस एक पल में आकर सब कुछ बदल जाता है। ल्यूपिन कहते हैं, अब मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं हूं। बस ये वो एक वाक्य है जो उनके बीच की पेशेवर दीवार को पूरी तरह से गिरा देता है। जाहिर है, एक टीचर के तौर पर वे हैरी को उसकी कुछ चीजें वापस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उस जिम्मेदारी से आजाद होकर वे बिना किसी गिल्ट के हैरी को उसका अदृश्य होने वाले चोगा और मरॉडर का नक्शा लौटा देते हैं। यह संवाद असल में पीढ़ियों के एक पूरे चक्र को पूरा कर देता है। जब हैरी उन्हें याद दिलाता है कि पुराने दोस्तों ने उसे स्कूल से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया होता, तो ल्यूपिन पूरी तरह से सहमत होते हैं। वे कहते हैं कि अगर जेम्स को पता चलता कि उसके बेटे ने महल के गुप्त रास्ते नहीं खोजे तो वो सच में बहुत निराश होता। यहाँ ल्यूपिन एक तरह से हैरी के नियम तोड़ने को सही ठहरा रहे हैं। वे पूरी तरह से अपनी पुरानी मरॉडर वाली पहचान को गले लगा रहे हैं और हैरी को उस शरारती लेकिन शानदार विरासत का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन खैर, ये आत्मीय पल बहुत लंबा नहीं टिकता। सीन में अचानक एक बहुत ही तेज बदलाव आता है। दरवाजे पर एक दस्तक होती है, डंबलडोर अंदर आते हैं और ल्यूपिन बहुत ही जल्दबाजी में वहां से निकल जाते हैं। उनका ये अचानक जाना इस बात का पक्का संकेत है कि अब मार्गदर्शक की बागडोर पूरी तरह से डंबलडोर के हाथों में आ गई है। उस कमरे का पूरा माहौल और बातचीत की दिशा मानो पलक झपकते ही बदल जाती है। और यही चीज हमें हमारे तीसरे विषय की ओर ले जाती है, परिणाम और दया। एक दार्शनिक बहस। पीटर पेटिग्रू के भाग जाने के बाद अब वक्त था ये सोचने का कि आखिर उस रात जो भी हुआ उसका मतलब क्या था। क्या उस पर दया दिखाना वाकई एक बहुत बड़ी गलती थी? यहाँ हम दो बिल्कुल ही अलग नजरिए देख सकते हैं। एक तरफ हैरी का नजरिया है जो पूरी तरह से एंड रिजल्ट पर टिका है।
वो अंदर तक कड़वाहट से भरा है क्योंकि उनका दुश्मन पेटिग्रू हाथ से निकल गया। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन दूसरी तरफ डंबलडोर का ठहरा हुआ और अनुभवी नजरिया है। डंबलडोर उसे समझाते हैं कि हमारे कर्मों का महत्व उसके अंतिम भौतिक परिणाम से कहीं कहीं ज्यादा होता है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा फर्क इस बात से पड़ा कि हैरी ने एक निर्दोष की जान बचाई। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे दया का एक छोटा सा काम भी अपने आप में सबसे बड़ी जीत होती है। अब हम मुड़ते हैं अपने अंतिम विषय की ओर, भविष्यवाणी का बोझ, एक ऐसा खतरा जो सिर पर मंडरा रहा है। अतीत के इन सारी बातों के बाद कहानी अचानक भविष्य के एक बहुत बड़े और खौफनाक खतरे की तरफ मुड़ती है। बातों ही बातों में हैरी को अचानक प्रोफेसर ट्रेलॉनी की वो डरावनी भविष्यवाणी याद आती है। अपनी परीक्षा के दौरान ट्रेलॉनी अचानक एक अजीब सी समाधि की स्थिति में चली गई थी और उन्होंने कहा था कि वोल्डेमॉर्ट का सेवक आधी रात से पहले अपने मालिक के पास लौटने के लिए निकलने वाला है। अब पेटिग्रू के भागने के ठीक बाद उन शब्दों का मतलब एकदम वास्तविक और डरावना लगने लगा था। क्या वो सच में कोई भविष्यवाणी कर रही थी? बस यही वो एक सवाल है जो हैरी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो लगभग हताशा में डंबलडोर से पूछता है कि क्या वो सच में एक असली भविष्यवाणी थी। यहाँ टेंशन अपने बिल्कुल चरम पर है क्योंकि हैरी को लगने लगा है कि पेटिग्रू पर दया करके कहीं उसने ही तो अनजाने में वोल्डेमॉर्ट की वापसी का रास्ता नहीं खोल दिया। अपराध बोध पूरी तरह से उसके मन पर हावी होने लगा है और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि डंबलडोर का व्यक्तित्व असल में कितना कमाल का है। हैरी के इतनी घबराहट के बिल्कुल उलट डंबलडोर एकदम शांत और थोड़े इम्प्रेस से दिखते हैं। वे लगभग मजाकिया लहजे में कहते हैं कि चलिए इसी के साथ ट्रेलॉनी की कुल असली भविष्यवाणियों की संख्या बढ़कर पूरे 2 हो गई है और उन्हें वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। इस भारी भरकम टेंशन के बीच ये एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी राहत की सांस है। ये दिखाता है कि डंबलडोर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, अपना संतुलन कभी नहीं खोते। आखिरकार डंबलडोर हैरी के इस भारी अपराध बोध को दूर करने के लिए अपने गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। वे टाइम टर्नर के अनुभव का हवाला देते हुए बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि हमारे कामों के नतीजे हमेशा इतने पेचीदा और इतने अलग अलग होते हैं कि भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। वे हैरी को समझाते हैं कि उसे पेटिग्रू को जीवन दान देने के लिए खुद को बिल्कुल दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं देख सकता था कि अंततः इसके क्या परिणाम होंगे। सच में ये इस पूरे दृश्य की सबसे शक्तिशाली दार्शनिक शिक्षा है। वो हैरी से कहते हैं कि पेटिग्रू की जान बचाना एक नेक काम था। अब जरा रुक कर सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने आपके माता पिता को धोखा दिया हो, उसे जिंदा छोड़ना नेक काम। पहली बार सुनने में ये बिल्कुल अटपटा लगता है, लेकिन यहीं से दया और उसके नतीजों पर एक बहुत ही गहरी चर्चा शुरू होती है। और यही बात हमें हमारे पहले अहम विषय की तरफ ले जाती है, दया का जादू। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। हैरी का सोचना एकदम जज्बाती है, जो कि लाजमी भी है। उसके लिए अपने माता पिता के गद्दार को बचाना एक ऐसा बोझ है जो वो बिल्कुल नहीं उठाना चाहता। उसे सनचाहे रिश्ते से नफरत है। लेकिन वही डंबलडोर, उनका दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह चल रहा है। वो जानते हैं कि इस दया ने अनजाने में ही सही वोल्डेमॉर्ट के खेमे में एक ऐसा कमजोर मोहरा भेज दिया है जो जिंदगी भर हैरी का कर्जदार रहेगा। इसे ही जीवन ऋण या लाइफ डेप्ट कहा गया है। डंबलडोर इसे जादू का सबसे गहरा और अभेद्य रूप मानते हैं। देखिए, ये कोई ऐसा जादू नहीं है जो छड़ी घुमाकर किया जाए। ये तो ब्रह्मांड का एक ऐसा नैतिक नियम है जो 2 लोगों को हमेशा के लिए एक अदृश्य डोर से बांध देता है। डंबलडोर को पूरा यकीन है कि आज भले ही हैरी इस बात से चिढ़ा हुआ हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे खुशी होगी कि उसने पेटिग्रू को जिंदा छोड़ दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, मृतकों की गूंज। इस हिस्से में डंबलडोर जेम्स पॉटर और हैरी के पेट्रोनस के बीच के रहस्य को सुलझाते हैं। याद है ना, हैरी को लगा था कि उसने झील के उस पार अपने पिता को देखा है, लेकिन असलियत में वो खुद था। उसका पेट्रोनस उसके पिता के एनीमैगस रूप यानी एक 12 सिंगे या प्रोंग्स का रूप ले चुका था। जब डंबलडोर कहते हैं कि प्रोंग्स ने कल रात फिर से सवारी की, तो वो यही समझा रहे हैं कि जेम्स की विरासत हैरी के इस जादुई प्रदर्शन में पूरी तरह से जीवंत हो उठी थी। और फिर आती है ये दिल छू लेने वाली बात। डंबलडोर कहते हैं कि जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वे मरने के बाद भी हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। खासकर जब हम मुसीबत में होते हैं तो वे हमारी यादों में, हमारे हौसले में वापस लौट आते हैं। ये सिर्फ जादुई दुनिया की बात नहीं है, बल्कि अपनों को खोने के दुख से उभरने का एक बहुत ही खूबसूरत और मानवीय नजरिया है।
डंबलडोर यहाँ सिर्फ तसल्ली नहीं दे रहे हैं, वो सारे सुरागों को जोड़ रहे हैं। सीरियस ने उन्हें मरोडर्स के एनिमागी बनने का राज बता दिया था और उसी बिना पर डंबलडोर हैरी को समझाते हैं कि उसने कोई भूत नहीं देखा था, उसने असल में खुद के अंदर छिपे अपने पिता के अंश को बाहर आते देखा था। सच में वो एक बहुत ही असाधारण जादुई पल था। इन गहरी दार्शनिक बातों से निकलकर अब वापस जमीनी हकीकत पर लौटते हैं। हमारा तीसरा भाग, हॉगवर्ट्स के रहस्य और इस्तीफे। सत्र खत्म होने वाला है और हॉगवर्ट्स का माहौल काफी मजेदार हो गया है। असली कहानी तो सिर्फ हैरी, रॉन, हर्माइनी और डंबलडोर को पता है, बाकी पूरा स्कूल अजीबो-गरीब अफवाहों में उलझा हुआ है। उधर मैलफॉय इस बात से बौखलाया हुआ है कि बकपी कैसे भाग निकला। पर्सी वीजली अपनी अलग ही धुन में जादुई कानूनों में बदलाव के सपने देख रहा है। लेकिन सबसे दुखद बात है प्रोफेसर ल्यूपिन का जाना। पूरी कक्षा निराश है और मजाक में यही सोच रही है कि अगले साल कहीं कोई वैम्पायर तो पढ़ाने नहीं आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच हैरी की मनस्थिति बहुत ही उदास कर देने वाली है। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था, लेकिन फिर भी हैरी अंदर से टूटा हुआ था। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बहुत ही छोटे से पल के लिए, शायद आधे घंटे के लिए, उसने ये सपना देखा था कि वो डर्सली परिवार के पास वापस जाने के बजाय अपने गॉडफादर सीरियस के साथ एक नया घर बसाएगा। उस उम्मीद का टूटना बहुत भारी था। खैर, अब हम आते हैं अपने आखिरी विषय पर, साल का समापन और परीक्षाओं के नतीजे। अगर नतीजों की बात करें तो हैरी, रॉन और हर्माइनी इतनी भागदौड़ के बाद भी सारे विषयों में पास हो गए। पर्सी ने अपनी NEWTS परीक्षाओं में शानदार ग्रेड हासिल किए, जबकि फ्रेड और जॉर्ज भी किसी तरह कुछ OWLs पास करने में कामयाब रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात, ग्रिफिंडोर ने लगातार तीसरे साल हाउस चैंपियनशिप जीत ली है। उस लाल और सुनहरी सजावट के बीच हैरी भी कुछ देर के लिए अपने सारे गम भूलकर जश्न में डूब जाता है। लेकिन जश्न के माहौल में हर कोई खुश नहीं है। प्रोफेसर स्नेप का गुस्सा अब एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है। हैरी खुद हैरान है कि वो पोशंस में पास कैसे हो गया। जरूर डंबलडोर ने बीच बचाव किया होगा। अब स्नेप जब भी हैरी को देखते हैं, उनके मुंह के किनारे की एक मांसपेशी बुरी तरह फड़कने लगती है और उनकी उंगलियां ऐसे मुड़ती हैं मानो वो हैरी का गला दबाना चाहते हों। काफी डरावना माहौल है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 320%। हर्माइनी ने अपनी मगल स्टडीज की परीक्षा में पूरे 320% अंक हासिल किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे साल वो टाइम टर्नर के सहारे जिस पागलपन के साथ पढ़ाई कर रही थी, ये उसी का नतीजा है। लेकिन इस शानदार नंबर के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। हर्माइनी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में हैरी और रॉन को बताती है कि उसने मगल स्टडीज छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब सवाल ये है कि जब किसी विषय में 320% अंक मिलें, तो फिर अगले ही दिन उसे छोड़ने का फैसला कोई क्यों करेगा? क्या पूर्णता हासिल करने की कीमत मानसिक शांति से कहीं ज्यादा होती है? पिछले साल की उस भयंकर थकान से हर्माइनी का ये कथन बहुत ही सटीक रूप से उस भारी बोझ को दर्शाता है जिसे सभी पात्र अब तक उठा रहे थे। उसका ये मानना कि टाइम टर्नर उसे सचमुच पागल कर रहा था और मगल स्टडीज और डिविनेशन जैसे विषयों को छोड़कर एक नॉर्मल शेड्यूल पर वापस लौटने का उसका फैसला, ये कहानी में जमे हुए एक बहुत बड़े तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये एक साफ इशारा है कि सबसे मुश्किल वक्त अब पीछे छूट चुका है और कहानी अब एक गहरी राहत की सांस ले रही है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि ये वर्तमान पल को कैसे आकार देता है। एक तरफ हैरी का वो पुराना डर है, जहां वो डर्सली परिवार के साथ बिताए जाने वाले अगले 2 महीनों के बारे में सोचकर एकदम उदास है, खासकर आंट मार्च के साथ हुई उस पिछली भयानक घटना को याद करके। लेकिन दूसरी ही तरफ जैसे ही रॉन उसे गर्मियों में क्विडिच विश्व कप देखने और अपने घर रुकने का इनविटेशन देता है, हैरी का मूड बस एक झटके में पूरी तरह बदल जाता है। यह अचानक हुआ बदलाव कहानी के माहौल में एक नई और शानदार चमक लेकर आता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मजेदार है वो ये है कि कैसे उस बचे खुचे तनाव और उदासी को पूरी तरह छूमंतर करने के लिए हास्य का एकदम सटीक इस्तेमाल किया गया है। रॉन की मगल तकनीक को समझने में की गई ये क्लासिक गलती, टेलीफोन को फेलीटोन कहना, सिर्फ बातचीत को हल्का ही नहीं बनाती, बल्कि ये भी दिखाती है कि हमारे पात्र अब सुरक्षित हैं और अपने स्वाभाविक चंचल रूप में वापस आ गए हैं। ये छोटी सी नोकझोंक पुरानी यादों और एक नॉर्मल लाइफ की सुखद वापसी का एक बेहतरीन सबूत है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे कहानी अगले बड़े प्लॉट को पेश करने से पहले एक एकदम आरामदायक हल्की फुल्की लय में सेटल हो जाती है। एक्सप्लोडिंग स्नैप के कई गेम खेलना, बहुत सारा लंच खाना और जानबूझकर चॉकलेट वाली किसी भी चीज़ से बचना ताकि डिमेंटरों से जुड़ी कोई भी बुरी याद गलती से भी वापस ना आए,
ये सब बहुत ही स्वाभाविक और रिलैक्स करने वाले काम हैं। ये ठहराव कहानी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि जब अगला बड़ा रहस्य सामने आए तो वो एकदम से झटका न लगे। अब अपना पूरा ध्यान उस सटीक पल पर लाते हैं जहां इस सीन की फिजिकल कॉमेडी हावी होने लगती है। एक लंबी और एकदम आरामदायक यात्रा के बाद दोपहर ढलते समय हरमाइनी अचानक खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा देखती है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से कहानी की दिशा फिर से रफ्तार पकड़ती है। शांति का वो लंबा दौर अब टूटने ही वाला है, लेकिन किसी बड़े खतरे से नहीं, बल्कि एक अजीब और मजेदार सी हलचल से। सबसे अहम बात यह है कि इस अफरा तफरी और एक्शन से भरे छोटे से पल को कैसे लिखा गया है। कहानी के उन भारी गंभीर हिस्सों की तुलना इस छोटे, अनाड़ी और बेहद उत्सुक से संदेशवाहक से करना काफी दिलचस्प है। ट्रेन के बाहर हवा के तेज बहाव में उस नन्हे से उल्लू का पलटना और फिर हैरी का उसे एक फ्लफी स्निच की तरह बहुत ही सावधानी से पकड़ना, यह पूरा सीक्वेंस कल्पना करने में ही बेहद मनोरंजक लगता है। ये छोटा सा उल्लू जो अपने आकार से कहीं बड़ा पत्र लेकर आया है, एक ऐसा बेतुका लेकिन शानदार हास्य पैदा करता है जो सीधे ध्यान खींच लेता है। और सच कहा जाए तो ये विवरण भी कुछ कम मजेदार नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि पालतू जानवरों के रिएक्शंस कंपार्टमेंट की इस अफरा तफरी में कॉमेडी की एक एक्स्ट्रा लेयर कैसे जोड़ देते हैं। हेडविग की वो गरिमापूर्ण असहमति और क्रुकशैंक्स का उसे अपनी बड़ी बड़ी पीली आंखों से घूरना, ये चीजें पूरे सीन को एकदम जीवंत बना देती हैं। रॉन का उस उल्लू को हवा से सुरक्षित पकड़ लेना इस छोटी सी कॉमेडी का अंत जरूर करता है, लेकिन असली कहानी तो अभी खुलने वाली है। अब सीधे आते हैं इस बड़े खुलासे पर। वो बड़े आकार का पत्र जो हैरी के नाम था, उसे खोलते ही हैरी का अचानक से ये चिल्लाना, ये सीरियस का है। ये पलक झपकते ही अटेंशन खींच लेने वाला मोमेंट है। सिर्फ एक यही वाक्य उन सभी सवालों को एक झटके में वापस ले आता है जो पूरे साल से हवा में तैर रहे थे। ये बिल्कुल वो हुक है जो अगली जानकारी को जानने की पूरी उत्सुकता जगा देता है। चलिए इस पत्र की बातों को संक्षेप में समझते हैं। सीरियस ब्लैक की ये जानकारी बहुत ही चालाकी से बचे हुए सारे सवालों को समेट लेती है। ये कंफर्म करता है कि वो और बगबीक दोनों सुरक्षित छिपे हुए हैं। ये उस छोटे उल्लू के आने की वजह भी साफ करता है, और सबसे बड़ी बात, ये हॉगवर्ट्स से डिमेंटरों को हटाने की उस मास्टर प्लान का भी खुलासा करता है। एक ही पत्र में कहानी के कई उलझे हुए धागों को बड़े ही शानदार ढंग से सुलझा लिया गया है, जो आगे आने वाले भविष्य के लिए एकदम सॉलिड जमीन तैयार करता है। इस खास बात पर जोर देना बहुत जरूरी है। फायरबॉल झाड़ू असल में किसने भेजी थी, ये पूरे साल एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ था। इस छोटे से वाक्य में उस लंबे रहस्य का अंतिम और सबसे संतोषजनक जवाब छुपा है। ये जानकारी उस बड़ी सी पहेली का वो आखिरी टुकड़ा है जिसे ढूंढने में इतना लंबा समय लगा, और यहाँ इसे कितनी सरलता से सुलझा दिया गया है। यह पल खूबसूरती से इस बात को हाईलाइट करता है कि इतने बड़े खुलासे के बाद भी इन दोनों के रिएक्शंस उनके अपने अपने कैरेक्टर के कितने पक्के हैं। हरमाइनी अपनी जीत का जश्न मनाती है क्योंकि वो हमेशा की तरह सही साबित हुई, जबकि रॉन अपना बचाव करते हुए अड़ जाता है कि उस झाड़ू पर कोई जादू तो नहीं किया गया था। मतलब इतने बड़े रहस्य के खुलने पर भी पात्रों के आपसी रिश्ते और उनका मूल स्वभाव रत्ती भर भी नहीं बदलता, और ये बात बड़े ही हास्यपूर्ण तरीके से सामने आती है। खूंखार कातिल, जो वैसे तो खौफ का कारण होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ मुख्य पात्र उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। शब्दों का सही चुनाव वाकई पूरे माहौल को पलटने की ताकत रखता है। भाग 1, गॉडफादर से मिले उपहार। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे सिर्फ एक चिट्ठी के जरिए कहानी के बचे हुए सारे उलझे सवालों को एक झटके में सुलझा दिया गया है। ये लंबे समय से जिस राहत का इंतजार था, उसे देने का क्या ही शानदार तरीका है। मतलब ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये आज़ादी का एक परवाना है। और जरा इस लिस्ट को देखिए। ग्रिंगॉट्स के वॉल्ट 711 से सोना, हॉग्समीड जाने की परमिशन, रॉन के लिए एक छोटा सा उल्लू, और पिछले साल की घटनाओं के लिए माफी। लेखक ने इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से 13 जन्मदिन के उपहारों के रूप में पेश किया है। एक ही बार में उन सारे सालों के नुकसान की भरपाई कर दी गई है। बेहतरीन है ना। यहाँ सबसे अहम पॉइंट है लेखक द्वारा इस्तेमाल किए गए सेंसरी डिटेल्स, यानी हमारी इंद्रियों को महसूस होने वाले विवरण। एक ही घूंट में गर्म बटर बियर की बोतल पी लेना। ये वाक्य चिट्ठी पढ़ने के बाद पात्र की परम संतुष्टि को इतनी जीवंतता से बयां करता है कि इसे पढ़ते हुए उस असीम राहत और खुशी को हम खुद साफ महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सत्ता के समीकरण में बदलाव। अब जादुई दुनिया के दायरे से बाहर निकलकर किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आते ही नैरेटिव पूरी तरह से एक पारंपरिक पावर डायनामिक को पलट देता है। यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे एक डरावना कॉन्सेप्ट, यानी एक भगोड़ा कातिल, एक अत्याचारी रिश्तेदार के खिलाफ एक आरामदायक ढाल में बदल जाता है।
इस तुलना पर जरा गौर कीजिए। भावनात्मक कंट्रास्ट यहाँ बिल्कुल साफ है। बाईं ओर अंकल वर्नन हकला रहे हैं, दहशत में हैं। वहीं दाईं ओर हैरी बिल्कुल खुशी से चमकते हुए और एक चौड़ी मुस्कान के साथ जवाब दे रहा है। कहानी को खत्म करने के लिए नैरेटिव आयरनी का ये वाकई एक मास्टर क्लास उदाहरण है। ये देखना सच में कितना दिलचस्प है कि एक खतरनाक इंसान के महज हालचाल लेने का ख्याल ही हमेशा धमकाने वाले अंकल वर्नन की सिट्टी पिटी गुम कर देता है। एक ऐसा डर जो असल में वहां है ही नहीं, वो पूरी तरह से उनकी उस पुरानी दुश्मनी और अत्याचार को शांत कर देता है। क्या गजब का ट्विस्ट है। एक भगोड़ा कातिल सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है और असल दुनिया के कॉपीराइट्स उसी भ्रम की रक्षा करते हैं। अगली बार जब कोई जादुई कहानी पढ़ें तो खुद से जरूर पूछें, इस जादू को हकीकत में कौन सुरक्षित रख रहा है।